तो 1784 में क्या होता है, फिट्स इंडिया आता है। और फिट्स इंडिया की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो मैंने आपको बताया था अभी थोड़ी देर पहले कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट है, वहाँ पे लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की गवर्नमेंट होती है। टाइम पीरियड में क्या होता है कि इंडियन मसले से जुड़ा हुआ आता है कि भाई कंपनी के जो ऑफिसर्स हैं, खास तौर से जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के फ्रांसिस क्लेवरिन मॉनसन बॉर्वेल जो है वो गवर्नर जनरल को साथ इशू बन रहे हैं। तो यहाँ पे लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की गवर्नमेंट वहां पे गिर जाती है, इंडियन इशू पे नहीं, मतलब गवर्नमेंट के गिरने में बहुत सारे इश्यूज होते हैं। अनएम्प्लॉयमेंट होता है, ठीक है, ब्रिटेन में इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन चल रही है, पॉवर्टी भी है वहां पे पैरेलल ही है, इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन का एकदम अर्ली फेज चल रहा है वहां पे समय। तो बहुत से रीजन है, उन रीजन में से एक रीजन ये भी है, इंडिया का इशू भी है कि जो कंपनी जो है अपने आप को लॉस में दिखा रही है। और ब्रिटेन के लोग जो है वो लगातार जो है परेशान है पार्लियामेंट में। ठीक, क्या परेशान है कि जो अपोजिशन है वो चाहता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो ट्रेड मोनोपोली है वो बनी हुई है, और ब्रिटेन की बाकी सारी कंपनियों को मार्केट नहीं मिल पा रही है क्योंकि यूएस से आजाद हो चुका है। और उधर यूरोप की अगर बात करते हैं तो यूरोप में फ्रेंच रिवॉल्यूशन चल रही है। इस फ्रेंच रिवॉल्यूशन से जो है वहां पे यूरोप की इंटरनल मार्केट भी डिस्टर्ब है। यूएसए में हमारा अच्छा खासा प्रोडक्ट जाता करता था, तो जो ब्रिटेन की अदर कंपनीज भी हैं उनको क्यों ना इंडिया में आने की परमिशन मिले। लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स इस पे कुछ डिसीजन नहीं ले पा रहे थे, और ब्रिटेन की जनता के सामने मुद्दा बना हुआ था। लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की गवर्नमेंट गिरी, तो पहली बार किसी इंडियन इशू पे कोई गवर्नमेंट ब्रिटेन में गिरती है तो वो लॉर्ड नॉर्थ और फॉक्स की गवर्नमेंट है। फिट्स जो है ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बनते हैं इस टाइम पीरियड में, विलियम पिट्स, और अब तक के सबसे अर्ली या यंगेस्ट एज से जो है पार्लियामेंट में ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो ये है। तो ब्रिटिश बस अब अच्छा देखिए, दूसरी चीज ये है कि ब्रिटिशर्स जो थे यहाँ से ऑफिसर्स आते जाते रहते थे क्योंकि 1600 से कंपनी बनी हुई थी। लगातार इंडिया से ब्रिटेन जाना और ब्रिटेन से इंडिया आना जाना लगा रहता था, तो कंपनी जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के या ब्रिटिश पार्लियामेंट जो है इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में बहुत अच्छी जानती है कि यहाँ पे जो प्रॉफिट जो है वो ईस्ट इंडिया कंपनी किस तरीके से कमा रही है, ये सबके सामने जग जाहिर हो चुका है। और ब्रिटिश कंपनी को ही जो है ट्रेड मोनोपोली मिली है, ये भी एक इशू है। तो कंपनी जो है अपने आप को लॉस में और दिखा देती है। तो therefore the British Parliament decided to take control of the East India Company slowly। ब्रिटिश पार्लियामेंट ने डिसाइड कर दिया कि ईस्ट इंडिया कंपनी को कंट्रोल करना बहुत जरूरी है। पार्लियामेंट में नई गवर्नमेंट बनी है, पिट्स की गवर्नमेंट बनी है, विलियम पिट्स इसी मुद्दे पे गवर्नमेंट में आए ही हैं। लॉर्ड नॉर्थ ऑफ फॉक्स इसी मुद्दे पे गिरे भी हैं। सिंपल सी बात है कि पार्लियामेंट्री कंट्रोल गवर्नमेंट चेंज हो गई, जैसे सिंपल सी बात है। आपको पता है कि 2014 में जो है मोदी जी की गवर्नमेंट आई। मोदी जी की गवर्नमेंट ने जो है सबसे पहले क्या किया, जल्दी ही जल्द आपने देखा होगा कि जो है डिमोनेटाइजेशन आया। तो एक कहीं ना कहीं करप्शन मुद्दा था, डिमोनेटाइजेशन से करप्शन रुका कि नहीं रुका एक सेकेंडरी मैटर है, लेकिन डिमोनेटाइजेशन का स्टेप उन्होंने लिया। तो गवर्नमेंट आती है तो गवर्नमेंट कुछ ऐसे डिसीजन लिखती है जो एक बेंचमार्क बन जाता है। वही पिट्स के विलियम पिट्स के आते ही वहां पे जो है जो इशू था कंपनी करप्शन का, वो मुद्दा लगातार बनता रहा। और यूएसए हाथ से निकल चुका था, यूएसए की मार्केट हाथ से निकल चुकी थी, तो ब्रिटेन की अदर कंपनीज को भी ईस्ट इंडिया कंपनी के अलावा जो कंपनियां हैं उनको भी ट्रेड करने के लिए कुछ चाहिए, तो वो चाहती थी कि धीरे से ईस्ट इंडिया कंपनी को कुछ कंट्रोल किया जाए। तो वही यहाँ पे लिखा है कि देयरफॉर ब्रिटिश पार्लियामेंट डिसाइडेड टू टेक कंट्रोल द ईस्ट इंडिया कंपनी स्लोली। ठीक, जल्दबाजी में भी नहीं, लेकिन कंट्रोल होना भी चाहिए। तो ये चीजें यहाँ पे लिखी है। After the Regulating Act of 1773, in 1781, the company affairs were investigated by the both a select committee। कंपनी जो भी मसले कर रही थी 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के बाद जो है ब्रिटिश पार्लियामेंट में एक सेलेक्ट कमेटी बनती है और एक सीक्रेट कमेटी बनती है। और सेलेक्ट कमेटी ये ब्रिटिश के, जैसे आप इंडिया के जब अभी कॉन्स्टिट्यूशन को पढ़ेंगे तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आप बहुत सारी कमिटीज के बारे में पढ़ेंगे, जैसे आकलन प्राकलन समिति होती है, ठीक है। कैग जैसे हमारे यहाँ है, वो भी डिसाइड करता है कि भाई इंडिया में जिस तरीके की हम लोगों ने डिमांड्स करी बजट में उसको आगे इंप्लीमेंट किया कि नहीं किया। तो कई तरीके के इंस्टीट्यूशंस होते हैं। तो हमारे यहाँ भी पार्लियामेंट्री कमेटीज आप पढ़ेंगे तो वहां की एक सिलेक्ट कमेटी, एक सीक्रेट कमेटी है, वो अब देखने जा रही है कि सुप्रीम कोर्ट का जो रिलेशन है बंगाल जनरल काउंसिल के साथ, वो उसको भी देखेगी। साथ ही साथ जो कंपनी अपने आप को जो लॉस में दिखा रही है उसको भी सेलेक्ट कमेटी और सीक्रेट कमेटी ने देखना चालू किया। सेलेक्ट कमेटी और सीक्रेट कमेटी ने जो अपनी रिपोर्ट दी वो ये बताया कि भाई कंपनी जो है ट्रेडिंग कंपनी थी, कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी थी। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को जो है अभी मिलिट्री अफेयर्स, रेवेन्यू अफेयर्स और सिविल अफेयर्स के राइट मिले हुए थे। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स इस चीजों पे बहुत ज्यादा कंपनी को डायरेक्ट नहीं कर पाया, खासतौर से मिलिट्री और वॉर जैसे इश्यूज पे। ठीक है, ये पॉलिटिकल मसले हैं, इसमें बहुत ज्यादा उनका इंटरेस्ट ही नहीं था क्योंकि वो एक कमर्शियल बॉडी थी।
कमर्शियल इश्यूज पे और रेवेन्यू पे, इनकम पे, कुल मिला के इकोनॉमिक्स पे उनका ज्यादा फोकस था। तो इनकी सेलेक्ट कमेटी और सीक्रेट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी और इन्हीं की रिपोर्ट के बिहाफ पे एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल इंट्रोड्यूस किया जाता है। और बोर्ड ऑफ कंट्रोल क्या करेगा क्या नहीं करेगा वो अभी हम लोग आगे देखते हैं। ठीक। दूसरा चीज ये है कि सेलेक्ट कमेटी और सीक्रेट कमेटी ने यह भी बताया कि जो मराठा वॉर है 1775 से 82 तक चलता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने आपको फर्स्ट, सेकंड और थर्ड तीनों का टाइम लिख दिया है। ऑल्दो यहाँ पे फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर इशू था और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में ब्रिटिश हार जाते हैं। और ये कहीं ना कहीं देखिए, एक जो है ना ब्रिटिश हिपोक्रेसी और ब्रिटिश सुप्रीमेसी, एक जो ब्रिटिश रेस का जो सुप्रीमेसी वाला जो कॉन्सेप्ट है वो भी उनका ईगो टकराता है कि अरे हम ब्लैक इंडियंस निग्रोज से हार गए, तो ये भी एक इशू है ना। तो फर्स्ट एंग्लो मैसूर वॉर में भी हार चुके हैं और फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में हार चुके हैं, इसके बाद कभी नहीं हारेंगे, वो सारे के सारे वॉर जीतेंगे। तो ये भी जो है सीक्रेट कमेटी ने अपनी रिपोर्ट दी कि ये भी एक इशू है। तो क्योंकि यहाँ पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो कुछ भी इन इश्यूज पे ध्यान नहीं दे रहा है, मराठा वॉर पे भी ध्यान नहीं दे रहा है। तो सीक्रेट कमेटी ने इस मुद्दे को भी उतारा। तो कंपनीज डायरेक्टर एडमिटेड दैट द वॉर हैड बैगल्ड देम। कंपनी के डायरेक्टर उल्टा क्या बोल रहे हैं, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर क्या बोल रहे हैं, उसको जो है और नुकसान पहुंचा दिया है और 1 मिलियन पाउंड का लोन और दे दीजिए। तो कंपनी के डायरेक्टर अपने अलग दिशा में चल रहे हैं कि पिछली बार जो है 15 मिलियन पाउंड के कर्जे में ऑलरेडी थे, 1 मिलियन पाउंड तब भी चाहिए था और फिर से 1 मिलियन पाउंड बन रहे हैं। कंपनी ऐसे जो है लॉस में अपने आप को दिखाने के लिए भी करती रहती है। हालांकि भी ऐसे देखिए, ऐसा नहीं है, देखिए टेरिटोरियल एक्सपेंशन ये हिस्ट्री का पार्ट है। फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर में टेरिटोरियल एक्सपेंशन की दिशा में आगे बढ़ने की कोशिश करी कंपनी। बंगाल में जो है पॉलिटिकल पावर में बढ़ चुकी है, कंपनी को एक खून का स्वाद लग चुका है, किसका, इंडियन के खून का, इंडियन इकोनॉमिक्स का स्वाद लग चुका है। कंपनी चाहती है कि धीरे से और कब जाओ। आपने देखा कि 1765 में ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद में अवध को भी कंपनी के डायरेक्ट या इनडायरेक्ट कंट्रोल में आ जाता है। तो कंपनी चाहती है कि इंडिया की बाकी रेस्ट प्रिंसली स्टेट्स या बाकी का जो टेरिटरी एरिया है वो हमारे पास है। तो कंपनी एफर्ट्स भी कर रही है, कंपनी अपना एक अलग एम्बिशन में चल रही है और उसका जो लॉस है उस लॉस की भरपाई वो ब्रिटिश पार्लियामेंट से मांग रही है और इस आते है कंपनी। ठीक है, तो सेलेक्ट कमेटी और सीक्रेट कमेटी ने फिर से ये रिपोर्ट देना चालू की और इन्हीं सब चीजों को देखते हुए पिट्स इंडिया एक्ट स्टेब्लिश होता है, ठीक, कंपनी को कंट्रोल करने के लिए। और पिट्स इंडिया एक्ट की जो प्रोविजन है, जैसे बोर्ड, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर और बोर्ड ऑफ कंट्रोल, दो बॉडी मैंने अभी आपको बताई, इनका जुरिडिक्शन और इनका जो सब्जेक्ट्स, जिन सब्जेक्ट्स में देख सकते हैं ये लगातार 1858 तक बने रहे। 1858 में जो विक्टोरियाज का अनाउंसमेंट होगा वहां पे बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को रिप्लेस कर देगा प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट। याद रखिएगा, आगे मैं फिर से आपको एक बार बताऊंगा, प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट कौन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट का एक कैबिनेट मिनिस्टर। बोर्ड ऑफ कंट्रोल के जो 6 मेंबर अभी आप पिट्स इंडिया एक्ट में देखेंगे, ये सब भी सब कौन है, ब्रिटिश पार्लियामेंट के कैबिनेट मिनिस्टर लेवल के पार्लियामेंटेरियंस है। ठीक, तो 6 की जगह 1 आ जाता है और इस प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को असिस्ट करने के लिए 15 मेंबर की एक इंडिया काउंसिल बनेगी। इंडिया काउंसिल बनेगी, ये बहुत आगे की चीज है लेकिन मैं अभी आपको कंपैरेटिव स्टडी के चक्कर बता दे रहा हूं। इस 15 के आधे मेंबर जो होंगे वो किंग द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे और रेस्ट हाफ मेंबर जो होंगे वो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर द्वारा नॉमिनेट किए जाएंगे, इलेक्ट किए जाएंगे। तो ये चीजें जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर एंड बोर्ड ऑफ कंट्रोल जैसी जो पावर है, थ्योरी ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर है। सेपरेशन ऑफ पावर कैसा कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का जुडिक्शन क्लियर कर दिया कि सिर्फ और सिर्फ कमर्शियल अफेयर्स को देखेंगे, ट्रेड को देखेंगे, मिलिट्री और सिविल जैसे मुद्दे को देख के, फॉरेन पॉलिसी जैसे मुद्दे को देख के बोर्ड ऑफ कंट्रोल गाइड करेगा जिसको, गवर्नर जनरल इन काउंसिल को। तो सेपरेशन ऑफ पावर ये जो है 1858 तक बना रहा और 1858 के बाद प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रिप्लेस कर देता है बोर्ड ऑफ कंट्रोल को। साथ ही साथ उसको असिस्ट करने की जो बॉडी है वो रिप्लेस कर देती है जिसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स को। यहां तक सबको क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट, किसी को कोई डाउट? ठीक, अब आता है कि व्हाई इट इज कॉल्ड पिट्स इंडिया। हिस्टोरिकल डेटा है, कभी भी कोई गंदा एमसीक्यूज आ जाए वहां पे लिख दिया जाए कि भाई 1783 में बना था। ठीक है, और जो विलियम पिट्स जो हुआ करते थे 24 ईयर की हुआ करते थे, द यंगेस्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंग्लैंड हुआ करते थे, हाँ, तो ये सब डेटा है। पिट्स वॉज टैलेंटेड एडमिनिस्ट्रेटर हु कैंपेन इफिशिएंसी, ये सब उसके बारे में लिखा हुआ है। विलियम पिट्स जो है 1784 में लेके आते हैं। ठीक, तो क्या है पिट्स इंडिया एक्ट एम टू द ओवरकम द डिफिशियंसीज ऑफ द 1773 रेगुलेटिंग एक्ट। जो 1773 रेगुलेटिंग एक्ट है उसकी जो कमियां हैं उसको खत्म करने के लिए पिट्स इंडिया एक्ट लाया गया। किस हद तक इसको खत्म कर पाया, किस हद तक खत्म नहीं कर पाया, जब हम इसके की प्रोविजंस को देखेंगे, इसके सेलिएंट फीचर्स को देखेंगे
और फिर हम उसका कंपैरिजन करेंगे कि जिस मोटिव से लाया गया था क्या ये उन मोटिव को फुलफिल कर पा रहा है, तो हम मानेंगे कि हाँ भाई इसने कर दिया। और अगर नहीं कर पाया तो हम मानेंगे कि भाई ये चीजें नहीं कर पाया। तो क्रिटिसिज्म वो जो है कंक्लूजन में ही निकल के आता है। तो पिट्स इंडिया एक्ट ने क्या किया, इंट्रोड्यूस किया क्या डिफेक्ट्स को। पिट्स इंडिया एक्ट इंट्रोड्यूस इसीलिए किया गया है 1773 के रेवेन्यू एक्ट को डिफेक्ट्स को रिड्यूस करने के लिए। ड्यूअल कंट्रोल है। ड्यूअल कंट्रोल देखिए, एक डायरार्की है, डुअल सिस्टम आपने अभी तक समझा था कब, 1765 के बाद बंगाल के लोगों के ऊपर बंगाल का नवाब और कंपनी जिसको रेवेन्यू कलेक्शन राइट मिल गया था। तो आपने देखा कि जो इंडियन नेटिव्स हुआ करते थे उनको उनके ऊपर दोहरा शासन चल रहा था। ठीक इसी तरीके से अब कंपनी के ऊपर डायरेक्टली आ रही है किसकी, एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल। सिविल मिलिट्री से जुड़े हुए मसले को उसको बोर्ड ऑफ कंट्रोल से सुनना होगा और कमर्शियल अफेयर्स के लिए कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से सुनना होगा। तो डुअल कंट्रोल है, इसके ऊपर ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर है। गवर्नमेंट इन इंडिया किसकी है, गवर्नमेंट इन इंडिया किसकी है, ईस्ट इंडिया कंपनी की, इसके ऊपर एक डुअल कंट्रोल है। ठीक है, यहां तक सबको क्लियर हो गया। मैंडेट सिविल एंड द मिलिट्री ऑफिसर्स टू द डिस्क्लोजर देयर प्रॉपर्टी विद इन 2 मंथ्स। लास्ट 1773 के रेवेन्यू एक्ट में देखा था कि आप जो है गिफ्ट ऑफ राइट्स नहीं ले सकते हैं, लेकिन कोई मैकेनिज्म नहीं था। यहाँ पे एक प्रोविजन किया गया है, जो इंडिया के में जो ब्रिटिश ऑफिसर्स हैं उनको 2 मंथ के अंदर जो है अपनी इनकम, ना सिर्फ इंग्लैंड में बल्कि इंडिया में जो उनकी इनकम है, जो उनकी प्रॉपर्टी है, उसको इनकम डिस्क्लोज करना पड़ेगा। मोदी गवर्नमेंट जैसे ही आती है तो मोदी गवर्नमेंट ने एक ऑफर रखा 2014 के बाद, इनकम डिस्क्लोजर स्कीम लेके आई। और आपको पता होना चाहिए कि कानपुर में बहुत बड़ा रेवेन्यू कलेक्ट हुआ कि अगर आप अपनी ब्लैक मनी का जो है इनकम जो है डिस्क्लोज कर देते हैं तो आपको जो है नियर अबाउट मान के चलिए कि आधे से ज्यादा जो है गवर्नमेंट को देना पड़ेगा और रेस्ट जो है आप उसका यूज कर सकते हैं। देखिए इसको क्रिटिसाइज कर सकते हैं कि जो ब्लैक मनी कमाता रहा और जो ईमानदारी से काम करता रहा। देखिए सिंपल सी बात है, किसी ने ईमानदारी से काम किया होगा, ठीक है, ए और बी एक साथ जर्नी करना चालू करते हैं, दोनों ही आईएएस है। फॉर एग्जाम्पल ए ने सारे टैक्सेस फुलफिल किए, लास्ट में उसके पास रिटायरमेंट के समय सिर्फ फंड है, और बी ने खूब सारा करप्शन किया, उसके पास करोड़ों की प्रॉपर्टी है, उसने 55% जो है डिस्क्लोज कर दिया, तब भी उसके पास 45 प्लस फंड तो है ही, तो वो ए से आगे। तो ऐसे जो ऑनेस्ट लोग हैं वो डिमोटिवेट होंगे, है ना। तो डिस्क्लोजर स्कीम, लेकिन फिर भी क्या है कि इंडिया की इकोनॉमिक्स में करप्शन बहुत ज्यादा घुसा हुआ है। तो ऐसे में अगर गवर्नमेंट को 55% मिल रहा है तो बहुत मिल रहा है। तो दोनों ही चीजों के प्रोज एंड कॉन्स होते हैं। तो इनकम डिस्क्लोजर जैसी चीजें जो है इंडिया में बहुत पहले से भी होती रही है। तो थोड़ा सा प्रेजेंट सिनेरियो से कनेक्ट करने की मैं कोशिश करता रहता हूँ, मेरी आदत है। तो यहाँ पे ये है कि जो कंपनी के ऑफिसर्स हैं उनको 2 मंथ के अंदर जो है सिविल और मिलिट्री ऑफिसर जो है कंपनी को, जो ऑफिसर उनको अपनी इनकम डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, अपनी प्रॉपर्टी डिस्क्लोज करनी पड़ेगी, ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंग्लैंड। ठीक, ईस्टर्न गवर्नर जनरल काउंसिल, गवर्नर जनरल काउंसिल में आपने देखा था कि फ्रांसिस क्लेवेरिन एंड मॉनसन जो हुआ करते थे वो वेरेन हेस्टिंग्स के अगेंस्ट आ करते थे, और ये जब चाहते थे कोरम के हिसाब से डिसीजन लिया करते थे। तो गवर्नर जनरल के जो है काउंसिल के मेंबर्स की संख्या घटा के 3 कर दी गई। अब कोरम 3 की जगह कितना, जब 4 मेंबर थे तो कोरम 3 का था, अब जब 3 मेंबर है तो कोरम 2 का है। ठीक, तो कोई 2 अगेंस्ट भी है, मतलब गवर्नर जनरल और एक मेंबर दूसरा भी, अगर गवर्नर जनरल के फेवर में एक भी मेंबर है तो भी मीटिंग हो जाएगी। ठीक है, तो गवर्नर जनरल को एक वीटो पावर भी मिल रहा है। 3 मेंबर्स एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स की संख्या घटा 3 कर दी गई। ठीक, क्योंकि वेरेन हेस्टिंग्स इस मुद्दे को लगातार उठाता रहता था कि फ्रांसिस क्लेवेरिन एंड मॉनसन के चक्कर में मैं डिसीजन नहीं ले पाता हूँ, डिसीजन लेने में देरी जाती है। ठीक, इंट्रोड्यूस ए कमांडर इन चीफ ऑफ किंग्स आर्मी। ब्रिटेन की जो है आर्मी, अब देखिए यही पिट्स इंडिया एक्ट जो है कहीं ना कहीं फिर से ब्रिटिश पार्लियामेंट के इंटरेस्ट को, ब्रिटिश पार्लियामेंट के इंटरेस्ट को ज्यादा बढ़ा रहा है। देखिए क्या कि ब्रिटिश क्राउन की जो आर्मी इन इंडिया में है उसके लिए कमांडर इन चीफ बना भी दिया गया है। कमांडर इन चीफ ऑफ किंग्स आर्मी होगा, कहाँ का, ब्रिटेन की किंग्स की आर्मी का कमांडर इन चीफ होगा, कहाँ के लिए, इंडिया की आर्मी के लिए, और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल के साथ बैलेंस बना के चलेगा। तो ये भी एक चीज यहाँ पे हमको समझ में आ रही है। बॉम्बे एंड मद्रास प्रेसिडेंसी बिकेम सबऑर्डिनेट, पहले सुपरविजन में थे अब डायरेक्ट सबऑर्डिनेट हो गए, मतलब बंगाल प्रेसिडेंसी डिसीजन लेगी बॉम्बे और मद्रास प्रेसिडेंसी की फॉरेन पॉलिसी से जुड़े हुए। पहले क्या था, उनको अप्रूवल लेना पड़ता था, अब अप्रूवल की जगह क्या हो गया, वो डिसीजन ही बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए कौन लेगा, बंगाल लेगा। ये चीज क्लियर होगी आपको सभी को, कोई डाउट? ओके, तो सेलियन फीचर्स, फिर से वही सेलियन फीचर्स, वही इन सब चीजों की बात हो रही है। द मोस्ट सिग्निफिकेंट फीचर ऑफ दिस एक्ट इज द सुप्रीमेसी ऑफ ब्रिटिश पार्लियामेंट ओवर द ईस्ट इंडिया कंपनी। सुप्रीमेसी लाने की कोशिश हो रही है ब्रिटिश पार्लियामेंट की ईस्ट इंडिया कंपनी के ऊपर। ठीक है, क्या है
द डिफरेंशिएटिंग द पॉलिटिकल ट्रेडिंग पावर ऑफ द कंपनी। ठीक, कंपनी के जो पॉलिटिकल राइट्स हैं, जो पॉलिटिकल पावर है और जो ट्रेड करने का राइट है, उसको डिफरेंशिएट कर रहा है। क्यों डिफरेंशिएट ऐसे कर रहा है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो ट्रेड को, कमर्शियल अफेयर्स को देखेगा कोर्ट ऑफ डायरेक्टर, और को बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो है वो पॉलिटिकल अफेयर्स को देखेगा, तो डिफरेंशिएट कर दे रहा है। ठीक, प्रोवाइडिंग द ट्रेडिंग पावर ऑफ द कंपनी टू द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर। ट्रेडिंग पावर वही कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को दे दी गई। फिर से देखिए, फॉर द मैनेजमेंट ऑफ पॉलिटिकल अफेयर्स अ कंप्लीटली डेडिकेटेड बॉडी वाज फॉर्म नोन एज बोर्ड ऑफ कंट्रोल। ठीक, तो राजनीति से जुड़े हुए मसले को देखने के लिए एक पूरी तरीके से एक डेडिकेटेड बॉडी बनाई जाएगी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल, जिसमें 6 मेंबर होंगे। 6 के 6 मेंबर कौन होंगे? ब्रिटिश पार्लियामेंट के पार्लियामेंटेरियन होंगे और कैबिनेट लेवल का इनका दर्जा होगा। तो द पिट्स इंडिया एक्ट वाज आल्सो द फाउंडेशन ऑफ डुअल गवर्नमेंट। वही डुअल गवर्नमेंट क्या है कि ब्रिटेन की पार्लियामेंट की तरफ से बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर दोनों लोग जो है गाइड करेंगे, या दोनों लोगों से पूछना पड़ेगा गवर्नर जनरल को। ठीक, तो डुअल टाइप ऑफ गवर्नमेंट यहाँ पे दिख रही है। यहां तक सबको क्लियर हो गया? ये जो 6 मेंबर्स की बात हो रही है वो उन 6 मेंबर्स के बारे में लिखा हुआ है। चांसलर ऑफ एक्सचेकर। एक्सचेकर का मतलब होता है कोषाध्यक्ष। कोषा कोषाध्यक्ष। ठीक, तो चांसलर ऑफ एक्सचेकर जो ब्रिटेन में होगा, ब्रिटिश पार्लियामेंट में जो कोषाध्यक्ष होगा, वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एक मेंबर बन जाएगा। ठीक, जैसे मान लीजिए इसको हम लोग बोलते हैं एक्स ऑफिशियो चेयरमैन या एक्स ऑफिशियो मेंबर, राइट? के जैसे नीति आयोग है, तो नीति आयोग के जो चेयरमैन है वो प्रधानमंत्री होंगे। अब प्रधानमंत्री कोई भी हो, जैसे कि मान लीजिए फॉर एग्जांपल 2024 में गवर्नमेंट चेंज हो जाए, राहुल गांधी प्राइम मिनिस्टर बन जाए, तो राहुल गांधी प्रधानमंत्री की शपथ लेते ही डायरेक्टली नीति आयोग के जो है चेयरमैन बन जाएंगे। ठीक, उसी तरीके से जो चांसलर ऑफ एक्सचेकर है, वो जैसे ही चेंज होगा, वो जो नया मेंबर बनेगा चांसलर ऑफ एक्सचेकर जो बनेगा, वो तुरंत ही बोर्ड ऑफ कंट्रोल के 6 मेंबर में से, देखिए 1 2 3 4 5 और 6, तो चांसलर ऑफ एक्सचेकर जो हो जाएगा एक मेंबर हो जाएगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की एक वहां पोस्ट होती है, वो सेकंड मेंबर हो जाएगा। ठीक, और 4 प्रीवी काउंसिल्स, जो बाकी के जो 4 मेंबर हैं, ठीक है, वहां पे प्रीवी काउंसिल हुआ करती थी किंग को सपोर्ट करने के लिए, गाइडेंस देने के लिए, जजमेंट के लिए। देखिए वहां पे सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जैसा प्रोविजन नहीं है, वहां पे ज्यादातर जजमेंट देखने को प्रीवी काउंसिल्स हुआ करते थे। तो प्रीवी काउंसिलर्स के जो 4 मेंबर होंगे, वो ये मतलब प्रीवी काउंसिल के जो मेंबर होंगे वो रेस्ट 4 मेंबर होंगे। क्या यहाँ तक आपको क्लियर हो गया? तो कोर्ट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल में जो पहला मेंबर है या कोई भी एक मेंबर चांसलर ऑफ एक्सचेकर होगा, सेकंड मेंबर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऑफ स्टेट होगा, बाकी के 4 मेंबर जो होंगे वो प्रीवी काउंसिल से हैं। यहाँ तक सबको क्लियर हो गया? और जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है वो इस बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट होगा। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट विल बी द प्रेसिडेंट ऑफ बोर्ड ऑफ कंट्रोल। बोर्ड ऑफ कंट्रोल, तो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का प्रेसिडेंट होगा, ये याद रखिएगा। चांसलर ऑफ एक्सचेकर जो होगा वो बोर्ड ऑफ कंट्रोल का एक मेंबर होगा। बाकी के जो 4 मेंबर होंगे वो कौन होंगे? प्रीवी काउंसिल्स के मेंबर्स। 4 मेंबर प्रीवी काउंसिलर से आएंगे, इलेक्ट हो। यहां तक क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट? ठीक, अब यहाँ पे यही बात करेंगे कि सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स डिक्लेयर द असेस्ट इंडिया एंड द यूनाइटेड किंगडम 2 months ऑन ज्वाइन आफ्टर द ज्वाइनिंग। जो सिविल और मिलिट्री ऑफिसर्स है ईस्ट इंडिया कंपनी के, वो दोनों को जो है अपनी इंडिया, उनको इंडिया और यूनाइटेड किंगडम में 2 मंथ के अंदर जो भी उनके असेट है, जो भी उनकी प्रॉपर्टी है, उसको डिस्क्लोज करना पड़ेगा। वही अभी जो मैंने आपको बताया। द नंबर ऑफ द मेंबर्स ऑफ द गवर्नर जनरल हैज बीन डिक्रीज्ड टू 3। एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स की संख्या जो है वो 4 से घटा के 3 कर दी गई है, बिकॉज ऑफ फ्रांसिस क्लेवरिन एंड मॉनसन का इशू जो चलता चला रहा था, ब्रायन हिस्ट्री इस मुद्दे को लगातार उठा रहा था। एक वो चीज है, गवर्नर जनरल could easily predominate his decisions with the help with the only help of one support from the council. Also, the governor general enjoy the casting vote and the veto power. ठीक, तो मैंने वही आपको बताया कि पहले क्या होता था कि जब 4 मेंबर थे तो कोरम 3 लोगों का होना पड़ता था, और 3 में से कोई 2 अगर गवर्नर जनरल के अगेंस्ट है तो सिटिंग नहीं हो पा रही थी। अब क्या हो रहा है कि अब आपके पास जो है 3 मेंबर होंगे, 3 में से 2 का कोरम हो चुका है, एक गवर्नर जनरल खुद बैठ जाए और एक किसी सिंगल ओनली हेल्प ऑफ वन सपोर्टर, अगर उसका एग्जीक्यूटिव काउंसिल में एक भी सपोर्टर है तो एक कोरम पूरा हो जाएगा और गवर्नर जनरल मीटिंग कर लेगा। साथ ही साथ
पहले क्या होता था कि जब 4 मेंबर हुआ करते थे, किसी सब्जेक्ट पे डिसीजन आना है, तो क्योंकि फ्रांसिस क्लेवेरी मॉनसन 3 की मेजॉरिटी से डिसीजन पास कर देते थे, बारवेल और गवर्नर जनरल कुछ नहीं कर पाते थे। अब क्या है कि अगर मान लीजिए इन केस पहले भी कास्टिंग वोट का राइट पहले भी था, रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में मैं आपको बताना भूल गया कि अगर मान लीजिए इन केस 2:2 से डिसीजन आ जाता है, मतलब किसी एक मुद्दे पे दो दो का डिसीजन आ जाता है, तब जाके वहां पे अंतिम वोट जो होगा वो गवर्नर जनरल का होगा। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में प्रोविजन था, इसी को हम लोग कास्टिंग वोट बोलते हैं। ठीक। वीटो पावर ये है कि कोई भी डिसीजन है, मेजोरिटी के डिसीजन को भी जो है गवर्नर जनरल चेंज कर सकता है, वीटो पावर है इसके पास। एग्जीक्यूटिव काउंसिल से जो इशू बने हुए थे वेरिएंट हिस्ट्रीज को, वो यहाँ पे सॉल्व होते हुए हमको दिख रहा है। क्या चीज क्लियर हो गई आपको सभी को? कास्टिंग वोट एंड द वीटो पावर सबको क्लियर हो गया? ठीक है। यहाँ पे देखिए क्या लिखा है कि ईस्ट इंडिया कंपनी वर कंसीडर्ड ब्रिटिश टेरिटरी फॉर द फर्स्ट टाइम इन एनी एक्ट। ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से कि किसी एक्ट में पहली बार ब्रिटिश टेरिटरी वर्ड का यूज किया गया है। मतलब आप इंडिया में जो जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहां तक कब्जा कर लिया वो ब्रिटेन की टेरिटरी हो गई है। ये ब्रिटेन की गवर्नमेंट ने डिक्लेयर कर दिया है। इसका मतलब ब्रिटेन की गवर्नमेंट 1784 से कोलोनाइजेशन करना चाहती थी। यही नेशनलिस्ट और यही कम्युनिस्ट अप्रोच के लोग जो है, न्यू कैम्ब्रिज अप्रोच के लोगों को जवाब देते हैं। ठीक। अब कंफ्यूजन क्या आता है कि कभी कभी क्या एमसीक्यूज में आता है कि इंडियन मामले में पहली बार हस्तक्षेप किस एक्ट से किया, तो हम ब्रिटिश टेरिटरी वर्ड को याद करके 1784 के पिट्स इंडिया एक्ट में टिक मार देते, विच इज रॉन्ग। ठीक। पहली बार ब्रिटिश टेरिटरी वर्ड यूज किया गया 1784 में, अगर ऐसा स्टेटमेंट तब तो ठीक है, लेकिन पहली बार इंडियन मामले में हस्तक्षेप तो आपने भी देखा 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में दिखा। ठीक। ये चीज क्लियर हुई क्योंकि यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर आता है, और सुप्रीम कोर्ट ऑफ जुडिकेचर में क्या कहा जाता है कि कंपनी के साथ डायरेक्टली और इनडायरेक्टली ट्रेड में अगर कोई इन्वॉल्व है तो वो भी सुप्रीम कोर्ट के जुरिडिक्शन में आता है। और इनडायरेक्टली ट्रेड के नाम पे नेटिव्स के साथ सुप्रीम कोर्ट अपना डिसीजन दे देता था, और जिन रूल्स एंड मैनुअल के बारे में इंडियन नेटिव्स को कोई नॉलेज ही नहीं हुआ। एम आई राइट? ये सबको क्लियर हो गया? ठीक। मद्रास एंड द बॉम्बे प्रेसिडेंसीज वर केम सुपरवियन टू द बंगाल प्रेसिडेंसी, वही जो मैंने अभी आपको ऊपर फिगर में बताया। ये देखिए मद्रास एंड सबॉर्डिनेट हो गए डायरेक्ट। ठीक। तो वही चीज यहाँ पे भी लिखी हुई है, यहां तक सबको क्लियर हो गया। ठीक। अथॉरिटीज गिवन टू द अथॉरिटीज गिवन टू द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अकॉर्डिंग टू द पिट्स इंडिया। भाई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को क्या जिम्मेदारी दी गई है? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स was granted complete access to the company's record। ठीक। कंपनी के रिकॉर्ड तो कंप्लीटली जो है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर देखेंगे, आपको देखना ही पड़ेगा। ठीक। गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को जो है आप चेंज भी कर सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का राइट है ये। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर का, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाज सपोज टू रिप्रेजेंट द कंपनी एंड द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज सपोज टू रिप्रेजेंट द क्राउन। ये डिफरेंशिएट कर रहा है, ये क्राउन का रिप्रेजेंटेशन। सिंपल सी बात है, क्राउन मतलब देखिए होता है अपने यहाँ क्या है कि एक रिपब्लिकन डेमोक्रेसी है ना। रिपब्लिकन डेमोक्रेसी में क्या होता है कि किसी स्टेट का हेड ऑफ स्टेट जो है, हेड ऑफ स्टेट अगर इलेक्ट होके आता है तो एक रिपब्लिकन डेमोक्रेसी होती है। ठीक। जैसे कि हमारे यहाँ प्रेसिडेंट जो है, ठीक है हम डायरेक्ट वोट नहीं दे रहे, लेकिन हमारे जो एमपी है एमएलए है उनको हम ही ने वोट दिया, तो इनडायरेक्टली हमारे वोट के थ्रू ही वो उनको एम्पावर मिलती है, उनको पावर होती है, वो एम्पावर्ड होते हैं कि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सके। प्रेसिडेंट यहाँ पे किसी भी डायनेस्टी से, किसी भी फैमिली से नहीं आ रहा, हेड ऑफ द स्टेट किसी भी डायनेस्टी या फैमिली से नहीं आ रहा। ब्रिटेन का पार्लियामेंट क्या है कि पार्लियामेंट्री सिस्टम तो है, डेमोक्रेसी तो है, लेकिन मोनार्च के साथ डेमोक्रेसी है। इसलिए जो है क्राउन का यहाँ पे अगर बात करते हैं ब्रिटिश गवर्नमेंट, इंडियन गवर्नमेंट की बात करते हैं, इंडियन गवर्नमेंट किसकी रिप्रेजेंटेटिव है? प्रेसिडेंट की रिप्रेजेंटेटिव है। ठीक। प्रेसिडेंट की जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं वो प्रेसिडेंट खुद नहीं करेंगे, बल्कि इंडियन गवर्नमेंट करेगी। इंडियन गवर्नमेंट करेगी उनके एग्जीक्यूटिव फंक्शन को, लेकिन क्राउन के जो एग्जीक्यूटिव फंक्शंस हैं वो कौन करेगा? जो क्राउन की जो गवर्नमेंट है वो करेगी। ठीक है। तो सिंपल सी बात है कि कैबिनेट लेवल का जो मिनिस्टर है वो यहाँ का मेंबर है। ठीक है। और ये सब के सब ब्रिटिश पार्लियामेंटेरियन भी हुआ करते थे। ठीक। इनको कैबिनेट स्तर का दर्जा भी मिल चुका है, तो इसलिए जो है इसलिए यहाँ पे लिखा है कि द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज सपोज टू बी रिप्रेजेंटेटिव ऑफ क्राउन। ठीक। एंड द कोर्ट ऑफ डायरेक्टर वाज सपोज टू बी द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कंपनी। यहां तक सबको क्लियर हो गया? प्रॉपर्टी डिस्क्लोजर स्कीम के बारे में वही है कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है
इन सब चीजों को देखेगा कि सिविल एंड मिलिट्री ऑफिसर्स जो है अपनी इनकम डिस्क्लोज कर रहे हैं। ठीक, डिफेक्ट्स की अब हम लोग बात करते हैं, कमियां क्या है, लगातार हम लोग उन कमियों को देखते चले आ रहे हैं, उन्हीं को अब कंक्लूड करने की कोशिश करेंगे। क्या कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर गेव द गवर्नर जनरल एन एक्स्ट्रा एज। ठीक, रिडक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल, रिडक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब देखिए आपने क्या देखा कि गवर्नर जनरल खुद और एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल का मेंबर, तीन में से कोई एक, ठीक, तीन में से कोई एक भी अगर गवर्नर जनरल के साथ बैठ जाता है तो गवर्नर जनरल जैसा चाहता है वैसा डिसीजन ले लेता है, उसके पास वीटो पावर भी है। ठीक, तो रिडक्शन अगर देखिए, अब आप कहेंगे सर ये क्या था डिफेक्ट है, ये डिफेक्ट हमारे इंडियन के पॉइंट ऑफ व्यू से इसका हमें कोई फर्क नहीं पड़ रहा, लेकिन अगर देखा जाए एक मैकेनिज्म जो होता है, जैसे आज के हिसाब से अगर हम कंपैरिजन करते हैं, हमारे जो प्रेसिडेंट हैं, जो प्राइम मिनिस्टर हैं, है ना, अगर वहां पे अगर प्रेसिडेंट की पावर जिस तरीके से बढ़ा देंगे तो पार्लियामेंट्री सिस्टम डिस्टर्ब हो जाएगा। ठीक है, तो रूल्स के हिसाब से अगर देखें, किसी देश के एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, इसको सिर्फ एक एडमिनिस्ट्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि आप क्या कर रहे हैं कि रिडक्शन ऑफ एग्जीक्यूटिव काउंसिल मेंबर कर दे रहे हैं, उससे क्या हो रहा है कि गवर्नर जनरल को एक एक्स्ट्रा एज मिल रही है, उसको इंडिया में तो कंट्रोल करने के लिए कोई नहीं। देखिए सिंपल सी बात है कि चाहे बोर्ड ऑफ कंट्रोल हो, चाहे कोर्ट ऑफ डायरेक्टर हो, ये सबके सब लंदन में बैठे। यही एक मैकेनिज्म था एग्जीक्यूटिव काउंसिल का जो गवर्नर जनरल को कंट्रोल कर सकता था, लेकिन अब उसको एक एक्स्ट्रा एज मिल गई। ठीक, this is so because the governor general need only one vote from the executive council for the implementation of the willful decision। ठीक, एक ही मेंबर को उसको लेना है और अपनी willful decisions को इंप्लीमेंट कर देना। ठीक, तो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से देखिए, किसी भी एडमिनिस्ट्रेशन में कहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना, तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर जो है वो लंदन में बैठे हुए हैं, और यहाँ पे जो मैकेनिज्म था आपने उसको खत्म कर दिया। ठीक, यहां तक क्लियर हो गया सबको? The clash of power between the executive council and the governor general in case of deadlock regarding the voting of a certain decision making। अभी भी यहाँ पे क्लासेस बचे हुए हैं, क्योंकि देखिए जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है और जो गवर्नर जनरल है, इनके बीच में जो डिसीजन लेने की पावर है उसको यहाँ पे सब्जेक्टिव रखा गया है। गवर्नर जनरल को एग्जीक्यूटिव काउंसिल या बोर्ड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटर या बोर्ड ऑफ काउंसिलर जो असिस्ट करेंगे। ठीक है, जुडिक्शन एकदम क्लियर नहीं है। जब जुडिक्शन क्लियर नहीं है तो होता क्या है कि एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो इश्यूज बने, हो क्या रहा है, मैंने आपको क्या बताया कि जो पिट्स इंडिया एक्ट है 1773 में जो इशू थे उसको आपने सॉल्व करके पिट्स इंडिया एक्ट में कर दिया 1784 में, लेकिन ये इश्यूज परमानेंटली बने हुए 1858 तक, है ना। तो अभी मान के चलते हैं कि वारेन हेस्टिंग्स के बाद जो कॉर्नवालिस गवर्नर जनरल बनेंगे उनके टाइम पीरियड में इश्यूज नहीं होंगे, लेकिन फर्दर ये इश्यूज बने रहेंगे। एग्जीक्यूटिव काउंसिल और गवर्नर जनरल के जुडिक्शन में क्लियरिटी नहीं है, इसलिए उनके चक्कर में क्लैशेस बना हुआ है, पावर को लेके क्लैशेस बना हुआ, टकराव बना रहता है, तो ये भी एक इशू है, बन सकता है। ठीक, अब आगे चलिए, गवर्नर जनरल वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज मिलिट्री पावर व्हाइल ही वाज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। आप देखिए, अभी आपने क्या देखा कि जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, मैं आपको एक चीज यहाँ बता दूं, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के जो तीन मेंबर्स हैं, ए, बी और सी, ए, बी और सी में से कोई एक बनेगा कमांडर इन चीफ ऑफ किंग्स आर्मी। ये जो लिखा हुआ था आपका कमांडर इन चीफ ऑफ किंग्स आर्मी लिखा हुआ है, ये गवर्नर जनरल ना होके कौन बनेगा, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक मेंबर बनेगा। ये इशू है यहां पे, क्या लिखा, गवर्नर जनरल वाज डिप्राइव्ड ऑफ हिज मिलिट्री पावर्स, उसको अपनी मिलिट्री पावर से वंचित कर दिया गया, जबकि वो इंडिया में सुप्रीम कमांडर था ईस्ट इंडिया कंपनी का। ठीक, कमांडर इन चीफ ऑफ किंग्स आर्मी कौन बन रहा है, इस एग्जीक्यूटिव काउंसिल के मेंबर्स में इन ए बी सी में से कोई एक बन रहा है, तो ये भी एक इशू है। ठीक है, पावर देखिए सिंपल सी बात है कि प्रेसिडेंट को सेम पावर दे दी जाए और प्राइम मिनिस्टर को सेम पावर दी जाए तो टकराव होने लगेगा। कैसे, अब ये मतलब ये कि जैसे मान लीजिए कि अमेरिका में प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है, जैसे मान लीजिए आप लोग सभी के सभी बच्चे कानपुर के, कानपुर में आप लोग देखते हैं कि हमारे जो नगर निगम में इलेक्शन होता है उसमें हम लोग दो वोट देते हैं, एक पार्षद का वोट देते हैं और दूसरा वोट किसको देते हैं, दूसरा वोट हम मेयर का देते हैं। ठीक है, तो जो चुने हुए पार्षद होते हैं उनमें से कोई एक जो होता है पार्षद दल का नेता बनता है, हमारे एरिया के जो पार्षद है वो पार्षद दल के नेता बनते हैं। ठीक, और जो मेयर है उनके हमने अलग से वोट दिया है। इन केस अगर दोनों अलग अलग पार्टी के हैं, ये भी चुन के आया है पार्षद दल का नेता, ये भी हम ही से पावर हुआ है, इसको भी हम ही ने चुना है और इनको भी हम ही लोगों ने चुना है।
ऐसे में इन दोनों के बीच में क्लैशेस बढ़ेंगे। पार्षद दल का नेता अगर विपक्ष का हो जाए, मेयर अगर विपक्ष का हो जाए, अलग अलग पार्टी के हो जाए, तो इश्यूज हो जाएंगे। ठीक। तो क्या होता है कि एक म्यान में दो तलवारें नहीं रह सकती, है ना? कि अगर हम प्रेसिडेंट के इलेक्शन में डायरेक्ट इंडियंस को वोटिंग राइट दे दें कि सभी की सभी जो है प्रेसिडेंट के इलेक्शन में वोट डालेंगे, तो पहले तो हेक्टिक बहुत हो जाएगा। एक सिंगल पर्सनालिटी को चूज करने के लिए वोट सभी को मिलना है, तो बहुत लंबा इलेक्शन, बहुत लंबी काउंटिंग चलेगी। दूसरा, अगर हम बात करते हैं कि सभी के सभी इंडियन प्राइम मिनिस्टर को चूज करते ही है ना, अपने लोकसभा के मेंबर को चूज करते हैं, लोकसभा का मेंबर जो है डिसाइड कर देता है, मेजोरिटी जिसके फेवर होती है प्राइम मिनिस्टर। दोनों ही चुने हुए पावर, दोनों ही पावरफुल आदमी, तो एक ज्ञान में दो तलवारें नहीं सकती। तो हमारे यहाँ देखिए एक ज्ञान में दो तलवारों का प्रोविजन नहीं है। लेकिन अगर आप फिट्स इंडिया एक्ट पे देखें, तो यहाँ पे आपको दिख रहा है कि गवर्नर जनरल जो कि सुप्रीम कमांडर है ईस्ट इंडिया कंपनी को, वो डिप्राइव कर दिया गया मिलिट्री पावर से, क्योंकि कमांडर इन चीफ ऑफ किंग्स आर्मी कौन बना दिया गया? बोर्ड ऑफ कंट्रोल, एग्जीक्यूटिव काउंसिल का कोई एक मेंबर। ये चीज क्लियर होगी सबको? ठीक है। तो ड्यूरिंग द इमरजेंसी सिचुएशन द सडन मिलिट्री डिसीजंस आर टू बी टेकन, बट ड्यू टू द पिट्स इंडिया एक्ट द गवर्नर जनरल वाज लेफ्ट विद नो मिलिट्री पावर। ठीक है। क्या? अब देखिए, जैसे कि पिट्स इंडिया एक्ट आता है, तो उसके बाद जो है अभी फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर की आपने डेट देखी, 1782 तक चलता है। तो इसके बाद जो है आपका जो है थर्ड थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर होता है। उस थर्ड एंग्लो मैसूर वॉर में गवर्नर जनरल, जो कि कंपनी का हेड, ईस्ट इंडिया कंपनी का इंडिया में सुप्रीम कमांडर है, उसके पास पावर नहीं है। कमांडर इन चीफ ऑफ किंग्स आर्मी के पास पावर है। तो मैसूर में टीपू सुल्तान के अगेंस्ट कौन एक्शन लेगा? गवर्नर जनरल खुद लेगा, या कमांडर इन चीफ ऑफ किंग्स आर्मी? अगर उन दोनों के बीच में क्लैशेस, तो लड़ाई झगड़ा हो सकता है। आगे सेकंड एंग्लो मराठा वॉर दिखाई देगा। फिर सेकंड एंग्लो मराठा वॉर के बाद जो है आप देखेंगे थर्ड एंग्लो मराठा वॉर देखेंगे। फिर आप देखेंगे फर्स्ट एंग्लो नेपाल वॉर, सेकंड एंग्लो नेपाल वॉर, सिख वॉर को देखेंगे। तो तमाम तरीके के वॉर में कहीं ना कहीं गवर्नर जनरल, जो कि सुप्रीम कमांडर है, और कमांडर इन चीफ ऑफ किंग्स आर्मी, जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल का एक मेंबर है, उनके बीच में क्लासेस रहेंगे। हालांकि वो क्लासेस हिस्ट्री में नहीं पढ़ाए जाते, ना ही हमारे पॉलिटी के सिलेबस में, लेकिन ये इशू है जिसके चक्कर में उनको इशू रहता हो। सबको क्लियर? ठीक। द पावर ऑफ द गवर्नर जनरल, the board of control and the court of directors were not clearly described। कि गवर्नर जनरल को क्या पावर है, बोर्ड ऑफ कंट्रोल को क्या पावर है, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर को क्या जुरिडिक्शन है, ये बहुत ज्यादा, मतलब इनके बीच में सेपरेशन क्या पावर का, वो डिसाइड नहीं। इतना आपको पता है कि गवर्नर जनरल जो है वो सिविल और मिलिट्री अफेयर से जुड़े हुए मैटर में किससे डायरेक्शन लेगा? बोर्ड ऑफ कंट्रोल से लेगा। और गवर्नर जनरल जो है कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से लेगा, किसी कमर्शियल अफेयर्स और ट्रेड से जुड़े हुए मसले पे डायरेक्शन लेगा। ये क्लियर है। लेकिन ये अफेयर्स किस लिमिट तक होंगे, क्या क्या, बहुत सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव नहीं, मतलब व्याख्यायित नहीं किया गया। ठीक है। जैसे आपको बोल दिया जाए इंडिया दैट इज भारत विल बी यूनियन ऑफ स्टेट्स ना, आर्टिकल नंबर 1 फंडामेंटल राइट में सीधे सीधे बोलता है कि किसी के साथ जो है अनइक्वालिटी नहीं होगी। आर्टिकल नंबर 14 सीधे सीधे क्लियर कर रहा है। और वो भी आर्टिकल 32 सीधे सीधे क्लियर बोल दे रहा है, ऑब्जेक्टिव आर्टिकल 32। अगर आपके फंडामेंटल राइट से वोल्यूशन होता है, तो आप आर्टिकल 32 के थ्रू जो है सुप्रीम कोर्ट तक जा सकते हैं, वहां से रेमेडी ले सकते हैं। एक सुप्रीम कोर्ट आपके ये फेवर में खड़ा होगा, और 226 के थ्रू जो है हाई कोर्ट तक जा सकते हैं, रेमेडी ले सकते हैं। तो ऑब्जेक्टिविटी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में वहां दिखाई दे रही है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी नहीं। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब आप समझ रहे हैं? ये चीज है। तो गवर्नर जनरल में इजिली पुट हिज टू मास्टर, उसके दोनों मास्टर कौन थे? बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, है ना? अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर में जैसे हुआ क्या कि गवर्नर जनरल ने कोई डिसीजन लिया, ठीक, दोनों के दोनों लंदन में बैठे हुए, तो पहले तो क्या कम्युनिकेशन गैप है, यहां से कोई डिसीजन ले लिया, वो लेटर वहां तक जाएगा, फिर वहां से वापस आएगा, तब तक गवर्नर जनरल डिसीजन लेने का वेट ही करेगा। कम्युनिकेशन गैप तो है ना? उस टाइम पीरियड में कम्युनिकेशन सिस्टम ऐसा थोड़ी था कि आज जैसे मैं आपको ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, साथ ही साथ ये रिकॉर्डिंग चल रही है, यूट्यूब पे भी अपलोड हो जाएगी। तो ऐसा सिस्टम तो नहीं था ना। तो ऐसे में जो है टू वे कम्युनिकेशन नहीं था, वो आराम से वन वे कम्युनिकेशन है, पहले यहाँ से जाएगा फिर आएगा। ठीक। दूसरी बात यह है कि बोर्ड ऑफ कंट्रोल और डायरेक्टर दोनों ही इंडिया में नहीं है। तो गवर्नर जनरल क्या करता है कि जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर को उल्लू बनाना होता है, या तुमने कमर्शियल ट्रेड में ऐसा ऐसा डिसीजन क्यों ले लिया, तुमने जो है परमानेंट सेटलमेंट क्यों लागू कर दिया, तुमने रैयत वाली या माल वाली सेटलमेंट क्यों लागू कर दिया, तो वो क्या कह देगा, अरे यार वो क्या है कि माल वाली सेटलमेंट में जो है इनकम की जरूरत थी, परमानेंट सेटलमेंट में भी जरूरत थी, और क्या नाम है, यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए हमारे पास ऑफिसर्स नहीं है। परमानेंट सेटलमेंट में वो क्या करता है कि जो जमींदार होता है उसी को जो है छोटी मोटी कोर्ट कचहरी लगाने का राइट दे देता है। तो फिर तो सिविल और रेवेन्यू से जुड़ा हुआ मसला है, वो तो बोर्ड ऑफ कंट्रोल से पूछना चाहिए था। तो ये दोनों मास्टर्स को आपस में कंफ्यूज कर देता है, और उनके कंफ्यूजन के चक्कर में यहाँ पे फायदा उठाने के तलाश में रहता है। ठीक है।
तो मतलब दोनों बॉडी जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल और बोर्ड ऑफ डायरेक्टर लाई गई थी, जिस कंसेप्ट के साथ लाई गई थी, वो दोनों ही जो है यहाँ पे काम इफेक्टिवली नहीं कर पा रही है। गवर्नर जनरल जैसा चाहता है दोनों को एक दूसरे का मिसयूज कर लेता है, कान भर देता है। ठीक, इसके मुंह पे उसकी ऐसी, उसके मुंह पे उसकी ऐसी। ठीक, दूसरी चीज क्या है कि दोनों की दोनों बॉडी कहाँ बैठी, लंदन में बैठी। और 1857 के रिवोल्ट में यही होता है, जब प्रिंसली स्टेट का मर्जर हो रहा है, तो प्रिंसली स्टेट का मर्जर क्यों हो रहा है? एक पॉलिटिकल डिसीजन है। इस प्रिंसली स्टेट के मर्जर को लेकर पॉलिटिकल डिसीजन कैसे पूछना चाहिए था? बोर्ड ऑफ कंट्रोल से पूछना चाहिए, वो तो लंदन में बैठा हुआ है। ठीक, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर कमर्शियल ट्रेड की बात चल रही है, आप रैयत वाली महाल वाली सेटलमेंट लागू करते चले जा रहे हैं। यहाँ पे लोग जो है फेमाइन से बहुत परेशान है, गरीबी दिक्कत है, लोग भूखे मर रहे हैं, तो बहुत सारे रिवोल्ट हो रहे हैं। तो उसके लिए भी आपने कोर्ट ऑफ डायरेक्टर से कुछ नहीं पूछा था। मतलब इंडियंस के ऊपर अथॉरिटी जो है, जो बोर्ड ऑफ गवर्नर जनरल या उसकी काउंसिल को कंट्रोल कर सकती है, वो लंदन में बैठी हुई है। ठीक, और उसको जो है वो बेवकूफ बना देता है गवर्नर जनरल। तो बेसिकली क्या हो रहा है, अनुपस्थित प्रभुसत्ता का शिकार हो रहे हैं भारतीय, ऑब्स्टेनिटी ऑफ सोवरेनिटी है, क्योंकि जो रिस्पॉन्सिबल है गवर्नर जनरल की डिसीजन मेकिंग बॉडी को कंट्रोल करने के लिए, वो खुद हिंदुस्तान में नहीं है। और भारतीय पूछे तो पूछे किससे पूछे, तो ये भी एक इशू है। क्लियर है जी सभी को? ठीक, तो ह्यूमैनिटेरियन अपील्स फॉर द बेटर ट्रीटमेंट ऑफ द लोकल पीपल इन ब्रिटिश ऑक्यूपाइड टेरिटरीज फोर्स्ड द ब्रिटिश गवर्नमेंट टू द एक्ट। द बोर्ड ऑफ कंट्रोल वाज एक्यूज्ड ऑफ नेपोटिज्म। नेपोटिज्म भी है इसके अंदर, भाई भतीजावाद भी है, और ह्यूमैनिटीज बैकग्राउंड भी जो है, इन्हें इसके लिए कुछ भी यहाँ पे बच नहीं रहा है। तो ये रहा आपका पिट्स इंडिया। क्या यहाँ तक सबको क्लियर हो गया?